नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को विदेश यात्रा पर जाएंगे। यहां पर वो 26 जून और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे तमाम देश भी आमंत्रित किए गए हैं। बताते चलें कि जर्मनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सूत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे विषय शामिल हैं। इसी बीच पीएम मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। यहां पर यूएई का नया राष्ट्रपति और आबू धाबी का शासक चुने जाने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बधाई देंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून की रात को ही यूएई से वापस भारत लौटेंगे। और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत आज मतदान किया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर पाएंगे और ये दोनों सीटें प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों अखिलेश यादव और आजम खां के इस्तीफा देने के बाद से खाली हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि दोनों ने यूपी विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद लोकसभा की अपनी सीटों से इस्तीफा दिया था। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र में सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे, इसीलिए इस सीट पर होने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी ओर बात करें रामपुर की, तो रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभावी क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा भी उन्हीं को सौंपा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भी चुनावी रैली में हिस्सा नहीं लिया। कन्नौज में बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया गया कि उनकी पार्टी ये दोनों सीटें जीत रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। और इस बीच बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। यहां पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार को बचाने की जुगत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए जाने के असर से नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य के राज्यपाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और अब जब बगावती तेवर वाले शिंदे के साथ सूबे के कुल 40 विधायक हैं, इनमें से 33 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायक हैं, तो इन विधायकों ने लिखित में शिंदे को समर्थन दे दिया है। इसी स्थिति में ये विधायक राज्यपाल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा को किन परिस्थितियों में भंग कर सकता है? सूबे में आम चुनाव के बाद विधानसभा बनती है और इसका कार्यकाल पहली बैठक से लेकर 5 साल तक होता है। हालांकि 5 साल से पहले किसी भी वक्त राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का हक है और इसी के भंग होते ही सभी विधायकों का पद भी खुद ही खत्म हो जाता है। उनके भत्ते भी विधानसभा भंग होते ही बंद हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पेंशन और अन्य तरह की सुविधाएं मिलती रहती हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही विधानसभा को भंग कर सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब हर दिन अस्पतालों में भर्ती 10 मरीजों से बात कर देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान वो फोन पर इन मरीजों से बात करके उनका हालचाल जानेंगे और इस योजना का नाम स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा रखा गया है। यूपी सरकार की कोशिश है कि मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। डिप्टी सीएम पाठक के पास स्वास्थ्य विभाग है और उन्होंने मरीजों से संवाद का काम भी अब शुरू कर दिया है। इसमें वो लोगों से तरह तरह के सवाल पूछते नजर आए। और डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है, जहां निवेशकों द्वारा जबरदस्त बिकावली के चलते $1 के मुकाबले रुपया पहली बार 27 पैसे की गिरावट के साथ 78 रुपए 40 पैसे तक जा लुढ़का है। करेंसी बाजार के क्लोज होने पर रुपया $1 के मुकाबले
और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो नेशनल बाजार में जो देखने को मिला है वो रुपए में भारी गिरावट है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमजोरी नहीं आती तो रुपए में और बड़ी गिरावट आ सकती थी। विदेशी निवेशकों के द्वारा बिकावली के चलते भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 709 तो वहीं निफ्टी 225 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के आगरा में लॉटरी में मुनाफे का लालच देकर लाखों की चपत लगाने का मामला सामने आया है। यहां शहर के शाहगंज इलाके से मामला सामने आया, जहां प्रकाश नगर में एक लॉटरी संचालक ने लोगों को मुनाफे का झांसा दिया और लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। इस शख्स पर आरोप लगाया कि पहले तो इसने लोगों को मुनाफे का झांसा दिया और उसके बाद पैसे जमा कर जब इसके पास पैसे वापस मांगने लोग गए तो उन्हें टालने लगा, लेकिन अब वो अपने घर से ही फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि विकास कुमार ने शिकायत की कि उनके ही मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति लॉटरी संचालन का काम करता था। साल 2019 में उसने लोगों से संपर्क किया और कोई 52 सप्ताह की स्कीम बताई। उसने लोगों को झांसा दिया कि इस स्कीम के तहत हर हफ्ते 500 के हिसाब से 2000 रुपए जमा कराएं और इसकी अवधि पूरी होने पर 10% के हिसाब से रकम बढ़कर मिलने की बात कही गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लोग मजदूर वर्ग के हैं। इन लोगों ने लॉटरी संचालक के झांसे में आकर हर हफ्ते 500, 1000 और 2000 रुपए जमा करवाना शुरू कर दिया। उसने हर व्यक्ति को एक डायरी दी थी जिसमें वो हर बार रकम को लिख देता था और इसके बाद साल 2020 में कोरोना काल के दौरान लोगों का काम बंद हुआ, लेकिन वो स्कीम के तहत पैसे देते रहे। फिर भी 52 सप्ताह का समय जब पूरा हो गया तो पीड़ितों ने अपनी रकम ब्याज सहित वापस मांगी तो वो शख्स टालने लगा। हर बार एक नया बहाना बनाकर इन लोगों को वापस लौटा दिया जाता और अब वो अपने घर से भी फरार हो गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। और इस बीच उत्तराखंड में अब से बिजली कनेक्शन में देरी पर ऊर्जा निगम से वसूले जाने वाले जुर्माने में उपभोक्ताओं का भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन अभी तक ये जो जुर्माना है वो विद्युत नियामक आयोग ही वसूलता था, मगर अब आयोग ने नई व्यवस्था का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इस ड्राफ्ट के तहत इस मामले में उपभोक्ताओं से आपत्ति और सुझाव मांगे गए। दरअसल एलटी कनेक्शन 15 दिन और एनजी कनेक्शन 60 दिन के भीतर देना होगा। इसमें देरी होने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। एलटी कनेक्शन में लोड बढ़ने के कारण जो आवेदन होगा उस पर 15 दिन, एचटी कनेक्शन में 30 दिन, काम नहीं होने पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। तय समय सीमा में ठीक करनी होगी बिजली और वहीं पर एमसीबी ट्रिप होने पर, लाइट जाने पर शहरों में 4 घंटे, गांव में 8 घंटे, पहाड़ों पर जहां मोटर रोड नहीं है वहां 12 घंटे बिजली सप्लाई चालू करनी होगी। इसी बीच सर्विस लाइन टूटने या लाइन बिजली पोल से टूटने पर शहरों में 6 घंटे, गांव में 12 घंटे, पहाड़ों पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में लाइन को ठीक करना होगा। एलटी लाइन में फॉल्ट आने पर शहर और गांव में 12-12 घंटों में, पहाड़ों में बिना मोटर रोड वाले क्षेत्र में 24 घंटे में सप्लाई को दोबारा चालू करना होगा। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अफसरों को सावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये समय सतर्क रहने का है। दरअसल बुधवार को एक अहम बैठक की गई जहां सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विगत 1 सप्ताह से कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है और वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,257 है। विगत 24 घंटों में 91,000 से अधिक टेस्ट भी किए गए और 682 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 352 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। इस बीच 3,082 लोग घर पर ही स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और ये समय सतर्क और सावधान रहने का है। बताते चलें कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की क्रियाशीलता, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता की गहनता से परख की जाए। सीएम ने यह भी कहा कि आवश्यक दवाओं के साथ साथ मेडिसिन किट तैयार की जाए और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाए। इसी बीच ये भी निर्देश दिए गए कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति संतोषप्रद है और 33 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ 18 साल से अधिक आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है,
जबकि 96% से अधिक वयस्क लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के 99.27% किशोरों और 12 से लेकर 14 आयु वर्ग के 94.55% से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने में भी तेजी की अपेक्षा की गई। बच्चों को दूसरी डोज समय से दी जाए, इसकी भी हिदायत दे दी गई है। और डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। यहाँ आपको बता दें कि निवेशकों द्वारा जबरदस्त बिकवाली के चलते $1 के मुकाबले रुपया पहली बार 27 पैसे की गिरावट के साथ 78 रुपए 40 पैसे तक जा लुढ़का है। करेंसी बाजार के क्लोज होने पर रुपया $1 के मुकाबले 78 रुपए 38 पैसे पर क्लोज हुआ और इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 78 रुपए 13 पैसे पर खुला था। लेकिन दोपहर के बाद निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते 78 रुपए 40 पैसे तक जा लुढ़का है। यहाँ कच्चे तेल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी नहीं आती तो रुपया में और भी बड़ी गिरावट आ सकती थी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 709 तो निफ्टी 225 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दरिंदगी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के गोविंदपुरा के ये मामला है, जहां पर गोविंदपुरी इलाके में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली मासूम अपने परिवार के साथ तुगलकाबाद स्थित एक गांव में रहती थी। पिता बिजली का काम करता है और पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत पुलिस से की। बच्ची की मां ने बताया है कि 19 जून की शाम को आरोपी दुर्वासा उनके घर आया था आम देने के लिए, और आम देने के बहाने बच्ची को वो अपने साथ ले गया। देर रात तक जब बच्ची वापस नहीं आई तो मां दुर्वासा के घर गई। आवाज लगाकर पुकारने पर आरोपी ने घर का दरवाजा खोला और बच्ची को बाहर निकाला। इस पर मां उसे लेकर घर वापस लौट आई। लेकिन देर रात जब बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपनी मां को बता दिया कि दादा ने उसके साथ गलत काम किया है। उसके बाद से उसके पेट में दर्द हुआ। बच्ची के बताते ही मां सब समझ गई और उसके पिता को बताया। इसके बाद परिवार ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ बच्ची का इलाज जारी है और बच्ची के बयान पर पुलिस ने भी केस दर्ज कर आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। इस मामले में 30 जून तक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे और एसटीएफ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 228 शिक्षकों की पहचान के बाद अभी तक 176 के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने इस बात पर सूचना न मिलने के साथ आशंका जताई है कि आरोपियों को बचाव का मौका दिया जा रहा है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने कई 35 जिलों को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 30 जून को एफआईआर दर्ज करवाकर निदेशालय को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक डॉक्टर ने पत्र जारी कर कहा है कि एफटीएफ ने आशंका जताई है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में साक्ष्यों को खत्म किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी आशंका जताई गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश में की कमियों के कारण आरोपी शिक्षक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर बेफिक्र होकर नौकरी कर रहे हैं। संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रभावी पैरवी नहीं कर रहे। इसी क्रम में निदेशक ने 30 जून तक एफआईआर कराने के साथ ही मामलों में न्यायालय के वादों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। और खबर अब कानपुर से है, जहां एसआईटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल परेड नई सड़क हिंसा के मामले में एसआईटी ने बाबा बिरयानी के मालिक और एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने हिंसा में फंडिंग की थी। आरत आयात जफर हाशमी मुख्तार बाबा से फंड जुटाता था और आरोपी पर कई क्रिमिनल केस पहले से ही दर्ज हैं। आपको ये भी बता दें कि कई संदिग्ध और
कई आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी भी बाकी है। देखिए, अभी हमारी टीम ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें। और इस बीच कोसीकला की ओर रुख करेंगे, जहां एक मामला सामने आया है। जस्सी नामक एक किन्नर ने नामजद दबंगों पर छेड़छाड़, अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित जस्सी किन्नर ने बताया है कि 21 अगस्त 2021 को भारती नामक व्यक्ति ने उसे बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की गई, छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई और किन्नर पर संबंध बनाने का दबाव डाला गया, जिस पर किन्नर ने जब मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और भारती और कंचन उर्फ कमल किशोर ने तमंचा और गांजे के आरोप में उसे फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी है। इसी के बाद पीड़ित की तहरीर पर अब ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। कोसीकला में तहरीर दी गई है, जिसमें जांच कर पुलिस द्वारा कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया। इसके बाद भी जस्सी पर लगातार राजीनामा के लिए दबाव बनाया गया और फाइल दबंगों द्वारा रुकवा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अब लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से जिसकी सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो भी पीड़िता के पास है, फिर भी पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रही है। परेशान होकर पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा कार्यालय पहुंची, जहां अपनी आपबीती उसने सुनाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीड़ित किन्नर को निष्पक्ष कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है और संबंधित थाने को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने एक थाने में रिपोर्ट की थी। तो भारती, कंचन और उसके संग और लोग भी थे। उन्होंने मेरे घर पे आके 21 तारीख को 8वें महीने 2021 को मेरे घर पे आके मुझसे बदतमीजी करी, छेड़खानी करी। 10:30 बजे करीब है तो उन्होंने बदतमीजी की, छेड़खानी करे, कह रहे मुझसे या तो संबंध बना। मैंने कहा नहीं। तो ये कह रहा तुझे तेरी गुरु को फंसा दूंगा मैं केस में, 2-4 कारतूस 2 तमंचे और गांजे में रखवा के जेल भिजवा दूंगा, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए यार मुझे धमकी दवाता है जान से मारने की, इससे मुझे खतरा अपनी जान माल कर। अब भी मुझे परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है भारती, कंचन और भी लोग हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। क्या थाने में कोई कंप्लेंट नहीं करी थी आपने? थाने में मैंने कंप्लेंट की थी तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।